नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। इस समय देश में हर मिनट कोरोना के करीब 150 से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। इस समय देश में करीब हर मिनट में कोरोना के कारण एक मौत हो रही है। यानी 2.5 लाख से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, 2.25 लाख के आसपास, 1,500 के आसपास मौतें हो रही हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इसकी वजह क्या है? हम मौका क्यों चूक गए? हमने मौका क्यों गवा दिया? इसमें किसकी जवाबदेही बनती है? किसकी जिम्मेदारी बनती है? केंद्र सरकार की, सभी राज्यों की सामूहिक विफलता है, या फिर हम और आप जैसे नागरिकों की गलती है? आइए इसकी विवेचना करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पिछले साल सितंबर के मध्य में जब 1 लाख के आसपास मरीज सामने आए थे, तो हमने मान लिया था कि ये पीक है, और वाकई में वो पीक था भी। उसके बाद ढलान, कर्व ऐसे नीचे जाना शुरू हो गया। अक्टूबर में कर्व नीचे गया, नवंबर में गया, दिसंबर में गया, जनवरी में गया, फरवरी में तो 10,000 से भी कम, 8,000 के आसपास मरीज हर रोज आ रहे थे। तब हमने एक तरह से बाकायदा ऐलान कर दिया कि कोरोना खत्म हो गया, कोरोना से अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अब कुल मिलाकर एक दूसरे को बधाइयाँ देने का मौका मिल गया, एक दूसरे को बधाइयाँ देने में हम चूके नहीं, एक दूसरे को बधाइयाँ देने का सिलसिला सा शुरू हो गया। और हम ये मान कर चले कि दूसरे देशों में भले ही कोरोना की दूसरी तीसरी लहर आ जाए, हिंदुस्तान में तो आ ही नहीं सकती दूसरी लहर। सब कुछ ठीक है, सब कुछ व्यवस्थित है। यही सबसे बड़ा मौका हमने गवा दिया। टीकाकरण का काम इसी कारण सुस्त रफ्तार से शुरू हुआ। टीकों को खरीदना, पर्याप्त मात्रा में खरीदना, उनका भंडारण करना, ये भी सुस्त रफ्तार से शुरू हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल नवंबर से लेकर इस साल जनवरी-फरवरी तक अमेरिका ने 60 करोड़ टीके खरीद लिए थे, उसका ऑर्डर प्लेस कर दिया था, एडवांस बुकिंग कर दी थी, पैसा दे दिया था। जबकि अमेरिका की आबादी 30, 32, 33 करोड़ के आसपास है, तो डबल डोज की व्यवस्था कर दी थी। इज़राइल ने दुगने दाम पर टीके खरीदने शुरू कर दिए थे, उनके ऑर्डर बुक करने शुरू कर दिए थे। यही काम ब्रिटेन कर रहा था, यही काम यूरोप के दूसरे देश कर रहे थे। और हमने कुल मिलाकर क्या किया? हमने जनवरी में जाकर 10 करोड़ टीकों का ऑर्डर दिया। वो भी सीरम इंस्टीट्यूट, जो घर का ही इंस्टीट्यूट है, उदार पूनावाला का, कोशील्ड जो वैक्सीन बनाता है। तब हमें और ज़्यादा भंडारण की व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो हमने नहीं की। स्पुतनिक 5 जो रूस का टीका है, जिसका पूरी दुनिया में थर्ड फेज में का 22,000 लोगों पर ट्रायल हो चुका। लांसेट जैसी एक जो मशहूर मेडिकल की पत्रिका है, 200 साल 250 साल पुरानी मेडिकल पत्रिका है, जर्नल है, उसमें उसके बारे में छप गया। पूरी दुनिया के 29 देशों ने स्पुतनिक 5 टीका ना केवल खरीदना बल्कि उसे लगाना शुरू कर दिया। उसके बावजूद भारत सरकार ने कहा कि हिंदुस्तान में थर्ड फेज का ट्रायल फिर से होगा, उसके रिजल्ट आएंगे, उसके बाद उसको मंजूर किया जाए या नहीं किया जाए ये देखा जाएगा। तो यहाँ हमने देरी की, अब जाकर हमने मंजूरी दी है। भारत बायोटेक को मंजूरी दी, जिसका कोवैक्सीन थर्ड फेज का ट्रायल से पहले ही हमने मंजूरी दे दी थी। यानी भारत के एक कोवैक्सीन को आप थर्ड फेज के ट्रायल से पहले मंजूरी दे देते हैं, और रूस का स्पुतनिक 5 जो कि 29 देशों में लग रहा है, जिसके कोई साइड इफेक्ट ऐसे सामने नहीं आ रहे हैं, उसको आप मंजूरी देने में 1.5-2 महीने की देरी कर देते। ये एक बड़ी वजह रही। दूसरा कहा कि जानकार कहते हैं कि केंद्रीकरण बहुत हो गया। अब कौन से टीके को मंजूरी देनी है, ये काम भारत सरकार को तय करना है, बिल्कुल करना है। इसके अलावा किसी और को तय नहीं करना, ना राज्य सरकार को तय करना है, ना निजी क्षेत्र को तय करना है। लेकिन जैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी चिट्ठी लिखी कि इस काम में थोड़ा विकेंद्रीयकरण किया जाना चाहिए था, कि भारत सरकार ही तय कर रही है टीका कहाँ से खरीदना है, कितना खरीदना है, किस मात्रा में खरीदना है, किस कीमत पर खरीदना है, किस राज्य को कितना देना है, कब देना है। तो राज्यों के हिसाब से भी चीज़ें हो सकती थी, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा सकता था, उन्हें टीके खरीदने की मंजूरी कुछ शर्तों के साथ दी जा सकती थी। रेट वो चाहे कोई सा भी हो, भारत में किस रेट पर टीका लगेगा, भारत सरकार वो रेट तय कर सकती थी। ऐसे कुछ काम किए जा सकते थे जो नहीं किए गए, क्योंकि कुल मिलाकर ज़रूरत ये थी कि टीकों का काम तेज़ी से हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टीके लगे। लेकिन यहाँ हम थोड़ा एक मौका चूक गए। दूसरा मौका हम इसलिए चूके कि चुनाव में हमने ज़्यादा जोर दिया। चुनाव प्रचार में चुनाव आयोग ने भी जो कोरोना के प्रोटोकॉल थे उनको कड़ाई से लागू करने पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, महत्व नहीं दिया, और राजनीतिक पार्टियों ने तो उसका ख्याल रखा ही नहीं। मास्क
नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा, भीड़ बिल्कुल आ ही जा रही है और सभी नेताओं के, सभी पार्टियों के भाषण चल रहे हैं। तो इसका असर क्या हुआ? इसका 2 तरीके से असर हुआ। एक तो जहाँ चुनाव हो रहे थे, वहाँ के लोगों को लगा कि कोरोना नहीं है, कोरोना चला गया है, कोरोना इतनी बड़ी आफ़त नहीं है, कोरोना से डरना नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं और चुनाव आयोग ने भी रैली की इजाज़त दे रखी है। दूसरा जो जहाँ राज्यों में चुनाव नहीं हो रहे, वहाँ के लोगों ने भी देखा भई जब हमारे नेता बिना मास्क के घूम रहे हैं, जब हमारे नेता सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे, तो फिर हम क्यों डरें? कोरोना से हमें क्यों डरना चाहिए? तीसरी चीज़ जो पहले फ़ेज़ में 3 करोड़ लोगों को जो फ्रंट लाइनर थे उनको टीका लगाने की बात थी, जिसमें डॉक्टर थे, नर्सें थी, पैरामेडिकल स्टाफ था, सेना के लोग थे, पुलिस के लोग थे। इन 3 करोड़ में से जो लेटेस्ट आंकड़ा मैं देख रहा था कि अखबार में 2 करोड़ 36 लाख ने ही रजिस्ट्रेशन कराया, उसमें भी 47% यानी आधे से भी कम ने टीका लगवाया और पहला डोज़ ही ज़्यादा लोगों ने लगवाया, दूसरा डोज़ तो बहुत सारे लोगों ने इसमें भी नहीं लगाया। तो आम आदमी को क्या लगा? उस समय क्या था कि नया-नया टीका आया था, लोगों में डर था, पता नहीं क्या होगा, कुछ बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कोई हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, कहीं मौत तो नहीं हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बुखार तो नहीं आ जाएगा, क्या ये टीका वास्तव में अच्छा है, क्या ये टीका वास्तव में कोरोना से हमें मुक्ति दिला देगा? तो ये तमाम भ्रम थे। अब डॉक्टर को टीका लगता, नर्स को टीका लगता, कंपाउंडर को टीका लगता तो 10 जगह बोलता। और लोगों को लगता हाँ, जब ये लोग टीका लगा रहे हैं, जब देश के प्रधानमंत्री टीका लगा रहे हैं, सभी मुख्यमंत्री टीका लगा रहे हैं, सभी राज्यपाल टीका लगा रहे हैं, सभी सांसद टीका लगा रहे हैं, सभी विधायक टीका लगा रहे हैं, राज्यों के मंत्री टीका लगा रहे हैं, राज्यपाल टीका लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि टीके में कोई कमी नहीं है, कोई दोष नहीं है, हमें भी बढ़-चढ़ कर टीका लगाना चाहिए। कुल मिलाकर एक कैंपेन चलना चाहिए था प्रचार-प्रसार का, वैज्ञानिक ढंग से चलना चाहिए था, जिसमें फ़िल्मी हस्तियों की मदद ली जा सकती थी, क्रिकेट के सितारों की मदद ली जा सकती थी, वैज्ञानिकों की मदद ली जा सकती थी। आखिर डॉक्टर गुलेरिया एम्स के निदेशक पूरा देश उनको जानता है। आईसीएमआर के डॉक्टर हैं, उनको पूरा देश जानता है, इतनी बार टीवी पे रोज़ आते हैं और वो कोरोना के बारे में बताते हैं, तो इसका एक सार्थक और सकारात्मक प्रभाव पड़ता आम जनता पर, टीकाकरण के काम में और तेज़ी आती, लेकिन वो नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये 3-4 चीज़ें थी, 3-4 वजह से हम मौका चूक गए, हर बार हम मौका चूकते रहे। दुनिया की सबसे बड़ी टीकों की फैक्ट्री भारत चलाता है और भारत में ही कुछ राज्य कह रहे हैं कि टीकों का उनके यहाँ टोटा पड़ा हुआ है। तो दुनिया की सबसे बड़ी टीका फैक्ट्री और वहाँ टीकों के टोटे का आरोप। कहाँ जा रही हैं चीज़ें? आप देख रहे हैं। कुल मिलाकर अभी भी खत्म नहीं हुआ है सब कुछ, सबको एक होना है, पूरे राज्यों को एक होना है, केंद्र सरकार को एक होना है, जनता को एक होना है, तो हम इस दूसरी लहर पर काबू पा सकते हैं। हाँ, तीसरी लहर आ सकती है, ये आशंका हमें हमेशा डराती रहनी चाहिए और उसके हिसाब से तैयारियां भी होती रहनी चाहिए। पहली बार तो अब तो बड़ा सवाल यह है कि दूसरी लहर का पीक कहाँ तक पहुँचेगा? 2.5 पौने 3 लाख तक संख्या तो अब तक पहुँच ही चुकी है। शुक्रिया आप सबका, बहुत-बहुत शुक्रिया।